नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। 15 मिनट में समेट कर लाए हैं हम ढेर सारी खबरें, चाहे वो टेनिस की हो, टेबल टेनिस की हो या क्रिकेट की हो। तो स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल को। राकेश नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो राकेश, आज एक बड़ी खबर, स्पेन के राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है और बहुत सारे खेल प्रेमी जो उनके प्रशंसक थे, उनके खेल को घंटों देखा करते थे, आज निराश हुए होंगे। नहीं, बिल्कुल निराश हुए और आम लोग चर्चा इसके ऊपर कर रहे हैं। ये मतलब बड़ी चीज है कि हमारे देश के वो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इतने महान टेनिस के खिलाड़ी रहे हैं कि आम लोग भी उनकी रिटायरमेंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और उनकी शायद चाहत थी कि थोड़ा और अभी खेल लेते, लेकिन थोड़ा उनको ये रिलीफ है कि कम से कम नवंबर में जब डेविस कप के नॉकआउट मुकाबले होंगे तब तक तो वो खेलेंगे। जी, तो सभी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले सुर्खियां। महान टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम को मिला कांस्य पदक। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश का मुकाबला वेस्टइंडीज से जारी। युवा और खेल मामलों के मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए। शुरुआत राफेल नडाल से ही। उन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। आज सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ये घोषणा की और उनका ये निर्णय डेविस कप फाइनल के बाद से प्रभावी होगा। उनके करियर पे एक नजर डालते हैं निखिल कुमार की रिपोर्ट में, फिर इस पर चर्चा करेंगे। लाल बजरी के बादशाह के नाम से प्रसिद्ध नडाल ने करियर में कुल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नडाल ने 3 साल की उम्र में ही रैकेट थाम लिया था और 12 साल की उम्र में उन्होंने अंडर 12 टूर्नामेंट के जरिए टेनिस की दुनिया में प्रवेश किया। उनके नाम फ्रेंच ओपन के रिकॉर्ड 14 सिंगल्स खिताब हैं। इसके अलावा उन्होंने 2009 और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स खिताब पर कब्जा किया। 2008 और 2010 में उन्होंने विंबलडन टूर्नामेंट के फाइनल जीते। अमेरिकी ओपन का खिताब उन्होंने 4 बार 2010, 2013, 2017 और 2019 में जीता। नडाल ने अपना आखिरी फ्रेंच ओपन खिताब 2 साल पहले जीता था। वे लंबे समय के प्रतिद्वंदी नोवाक जोकोविच के बाद दुनिया के दूसरे सबसे सफल पुरुष टेनिस खिलाड़ी के रूप में संन्यास लेंगे। 38 वर्ष के नडाल से सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। उनके नाम 24 और रोजर फेडरर के नाम 20 ग्रैंड स्लैम हैं। ये तीनों खिलाड़ी टेनिस के बिग 3 कहे जाते हैं। अगर कहें नडाल के संन्यास के बाद टेनिस के एक युग का समापन हो गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। सही कहा, देखा जाए तो जैसे निखिल कह रहे हैं कि नडाल के संन्यास के बाद टेनिस के एक युग का समापन हो रहा है। रॉजर फेडरर गए और अब नडाल ने लिया, यानी बिग 3 में से अब नोवाक जोकोविच का ही देखा जाएगा टेनिस। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने की। और इन खिलाड़ियों की देखिए, रॉजर फेडरर हो चाहे राफेल नडाल हो, इनके एक सबसे बड़ी खासियत जो मैं देखता था, ये कभी भी हारते थे तो गर्व से कहते थे कि मैं अगले साल फिर आऊंगा। इन्होंने हार कभी को भी पॉजिटिव वे में लेते थे और कुछ ना कुछ सीख के जाते थे। और विपक्षी खिलाड़ी जो इनको हराता था वो भी इनकी खूब तारीफ करता था जी। और जैसे लाल बजरी के ऊपर जो इनका रुतबा रहता था वो तो बहुत गजब का रहता ही था। लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी थे कि फ्रेंच ओपन के बाद एकदम विंबलडन शुरू होता है, तो विंबलडन के खिताब भी इन्होंने 2 बार जीते और 2008 में जीता इन्होंने, 2010 में जीता। 2008 में तो मुझे वो फाइनल याद आता है कि फेडरर के साथ जब इन्होंने 5 सेट तक वो चला था, बहुत जबरदस्त वो फाइनल था। तो इतने मतलब फाइटर। और उसके बाद अब देखिए फैसला सही था, पिछले 2-1 साल से चोटों से जूझ रहे थे, इलाज भी कराते थे, फिर वापसी भी करते थे। अब जैसे फ्रेंच ओपन के ये एक बेताज बादशाह थे, तो पिछले साल तो ये खेल नहीं पाए उसमें और इस साल जो फर्स्ट राउंड में हार गए। तो मुझे लगता है कि बड़े खिलाड़ी को एहसास हो जाता है कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। और टेनिस में अब देखिए युवा खिलाड़ियों का ये जमाना, नया युग शुरू हो रहा है। एक युग अगर खत्म हो रहा है तो एक नया युग शुरू हो रहा है कि हमारे उभरते हुए टेनिस खिलाड़ी जो आ रहे हैं वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, नडाल ने जब सोशल मीडिया पोस्ट पे ये शेयर किया कि वो संन्यास ले रहे हैं तो उन्होंने कारण भी बताया, वो सुनते हैं। Hello everyone, I'm here to let you know that I'm retiring from professional tennis. The reality is that it has been some difficult years, these last 2 especially. It is obviously a difficult decision, one that has taken me some time.
But in this life, everything has a beginning and an end. बहुत अच्छी बात कही नडाल ने कि इस जीवन में जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है और समय लगा मुझे ये निर्णय लेने में। और राफेल नडाल ऐसे खिलाड़ियों में से जो देश या उसकी सीमाओं में नहीं बंधे, पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक हैं। बिल्कुल, देखिए खेल ऐसा था और उसके साथ साथ जो व्यवहार होता है जी। वो व्यवहार इसका जबरदस्त। दुनिया में जब आप वर्ल्ड नंबर 1 बनते हैं तो पूरी दुनिया में आपका नाम एकदम से हो जाता है। और ये ऐसे एथलीट रहे जो कि 209 सप्ताह तक वर्ल्ड नंबर 1 रहना, 4 साल ऐसे रहे कि जब इन्होंने ईयर एंडिंग जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 से की। और 2004 से 2022 तक हर साल इन्होंने एक खिताब जरूर जीता है जी, बड़ा खिताब। उसको मेंटेन करना बड़ी खासियत थी और युवा खिलाड़ियों के साथ संघर्ष किया है। और जिस तरह से मेहनत की जरूरत होती है, पर हम सब जानते हैं टेनिस के अंदर, खासतौर पे जो इंटरनेशनल टेनिस में है, तो वो बहुत गजब की चीज है। लेकिन ये एक बड़े खिलाड़ी की खासियत होती है कि उसे जल्दी समझ में आ जाए कि भाई अब मेरा छोड़ने का टाइम आ गया, और गरिमा के साथ आप उसको वहां पर छोड़ दें। इससे पहले आगे बढ़े राकेश तबलियाल, आज एक ये तो निराश करने वाली खबर है ही थोड़ा टेनिस प्रेमियों को कि वो डेविस कप के बाद नहीं दिखेंगे कोर्ट में, रतन टाटा के निधन से भी, क्योंकि रतन टाटा ने बहुत सारे खिलाड़ियों को बनाया और बहुत सुविधाएं भी उनको दी। देखिए, खिलाड़ियों को उनके ऊपर बड़ा भरोसा रहता था, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनसे वो प्रेरणा भी लेते थे, चाहे वो बिजनेस में सक्सेसफुल थे, लेकिन खिलाड़ी भी उनसे प्रेरणा लेते थे। किसके साथ किस तरीके से बातचीत करनी है, कैसे आपको इतना नाम कमाने के बाद भी हम्बल रहना है जी। तो मुझे लगता है कि ये खिलाड़ियों के लिए वो एक इस बात के लिए भी बड़े प्रेरणा स्रोत थे कि भाई आप कितने ही मशहूर हो जाएं, कितनी उपलब्धियां हासिल कर लें, लेकिन आपको कैसे हम्बल बने रहना है, लोगों का प्यार को कैसे जीतना है जी। कजाकिस्तान के अस्ताना में बात करते हैं, जहां एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आज भारत की पुरुष टीम को कांस्य पदक मिला। सेमीफाइनल में भारत को चीनी ताइपे ने 3-0 से हराया। भारत के 42वें नंबर के खिलाड़ी अचंत शरद कमल दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी चीनी ताइपे के यून चू लिन से 7-11, 10-12, 9-11 से पराजित हुए। दूसरे मैच में मानव ठक्कर को 22वें नंबर के खिलाड़ी चेंग जुई काओ ने 11-9, 8-11, 11-13, 13-11 से हराया। तीसरे और अंतिम मैच में हरमीत देसाई यांग चंग वांग से 6-11, 9-11, 7-11 से पराजित हुए। भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में मेजबान कजाकिस्तान को 3-1 से हराया था। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष टीम स्पर्धा में ये भारत का लगातार तीसरा पदक था। भारत ने 2021 और 23 में भी कांस्य पदक जीते थे। प्रतियोगिता में ये भारत का 7वां कांस्य पदक है। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। टेबल टेनिस कल महिला टीम ने तो इतिहास रचाई था, पुरुष टीम का लगातार तीसरा कांस्य पदक। और चीनी ताइपे से जिस तरीके से हारे अचंत शरद कमल 42वें नंबर के खिलाड़ी हैं और हारे वो 7वें नंबर के खिलाड़ी से, एक अच्छी टफ फाइट दी, लेकिन चीनी ताइपे के खिलाड़ी तो है ही पावर हाउस। नहीं, बिल्कुल, देखिए पावर हाउस है और अचंत शरद कमल जो है वो अब अपने करियर के देखिए अंतिम दौर में है जी। तो अनुभव उनके पास है, लेकिन जिस तरह की चपलता स्फूर्ति आपको चाहिए होती है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक युवा खिलाड़ी के खिलाफ, और जो दुनिया में इतने टॉप 10 के अंदर शामिल हो, उसके खिलाफ उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि ये एक टीम का मेडल है, देश का मेडल। अगर ये इंडिविजुअल मेडल होता तो हम कह सकते थे, तो मेडल आना वो एक बहुत बड़ी बात है। और लगातार आप तीसरा कांस्य पदक जीत रहे हैं, कुल मिला के 7 आप जीत चुके हैं, तो कम से कम जो आपकी पोजीशन है उसको आप मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप उसमें आगे नहीं जा रहे तो कम से कम उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो ये एक भारतीय खेलों में एक अच्छी चीज है जी। युवा और खेल मामलों के मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां सुझाव आमंत्रित किए हैं। बिल का उद्देश्य है खेलों के विकास और प्रचार के साथ खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपाय और बेहतर तथा सुविधाजनक माहौल के माध्यम से खेल में नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए। सकलेन की रिपोर्ट सुनते हैं। इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं में भारतीय खेल नियामक बोर्ड की स्थापना, अनिवार्य नैतिक और शासन मानकों की शुरुआत, एथलीट आयोगों का गठन और सुरक्षित खेल नीति शामिल है। इसका उद्देश्य खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्याय संगत और प्रभावी तरीके से उपायों को लागू करना है। साथ ही खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानकों का निर्माण करना है। ये मानक सुशासन, कानूनी मानकों, नैतिकता, निष्पक्ष
निष्पक्ष खेल, ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस महीने की 25 तारीख तक हितधारक और आम जनता अपने सुझाव और टिप्पणियां मंत्रालय को ईमेल आईडी draft.sportsbill@gov.in के माध्यम से भेज सकते हैं। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सबसे बड़ी बात राकेश की मंत्रालय ने लोगों से सुझाव मांगे, जो ये सहभागिता कर रहे हैं कि आप भी टिप्पणियां सुझाव दीजिए। एक बहुत अच्छी शुरुआत। देखिए, एक अच्छा कदम है और लोगों में बड़ा उत्साह भी है। मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले ये ड्राफ्ट मेरे पास आया था, 15 पेज की बुकलेट जी। तो मैंने इसका जिक्र किया। अशोक ध्यानचंद साहब जो देश के जाने माने खिलाड़ी और मेजर ध्यानचंद के पुत्र भी हैं, तो उन्होंने मेरे से तुरंत कहा कि आप मुझे देना, मैं इसमें अपने सुझाव देना चाहता हूं। तो मैंने रात को करीब 1 बजे उनको वो भेजा, तो तुरंत उनका धन्यवाद आया। तो ये इससे लगता है कि एक व्यक्ति जो 60 साल से अधिक की उम्र के हों, वो अपने अनुभवों के हिसाब से इसमें सुझाव देना चाहते हैं। और सरकार जब लोगों से सुझाव लेके इसको बनाएगी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खेल नीति बनेगी आगे के लिए। जी। क्रिकेट की ओर रुख करते हैं। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप बी में आज बांग्लादेश का मुकाबला वेस्ट इंडीज से हो रहा है और दोनों टीमों ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं, एक जीता है, एक हारा है। और अगर बात की जाए तो फिलहाल बांग्लादेश जो है बैटिंग कर रहा है। क्या इसमें लग रहा है 4 विकेट आउट हो चुके हैं, 75 रन है और 15वां ओवर चल रहा है। तो बांग्लादेश की हालत बांग्लादेश की तो हालत खराब है। हमारे खिलाफ भी कल हालत खराब थी फिरोजशाह कोटला में उनकी। जी, बात करेंगे उस पर, लेकिन जब आपने बांग्लादेश की बात की, क्या हालत खराब थी, मुकेश से सुनते हैं कल की रिपोर्ट के बारे में। कल भारत ने श्रीलंका को 82 रन से हराया था महिला क्रिकेट में। पहले बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पहले विकेट के लिए 77 गेंद में 98 रन जोड़े। शेफाली ने 40 गेंद पर 43 रन बनाए और स्मृति ने 38 गेंद पर 50 रन की पारी खेली। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंद में 52 रन बनाकर भारत को 172 रन की मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। 173 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 90 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की ओर से कविशा दिल्हारी ने सर्वाधिक 21 रन बनाए। भारत की ओर से गेंदबाजी में अरुंधति रेड्डी और आशा शोभना ने 3-3 विकेट लिए। रेणुका सिंह ठाकुर ने 2 विकेट झटके। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ग्रुप ए में रन रेट के मामले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से ऊपर चली गई है। इस हार के साथ ही श्रीलंका आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। मुकेश कुमार। कल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से खेलेगा। हरमनप्रीत कौर का काफी बड़ा योगदान रहा और अभी दरवाजे खुले हमारे सेमीफाइनल में। बिल्कुल, देखिए हमारे जो ओपनर हैं शेफाली और स्मृति मंधाना ने जिस तरह से उन्होंने रन बटोरने के लिए प्रयास किए, कैसे एक 2-2 रन तेजी से भागने की कोशिश की कि अगर आपकी बड़ा ग्राउंड था, बाउंड्री नहीं लग रही है तो हम तेजी से रन बटोरेंगे, पहला रन तेज लेंगे, दूसरे का चांस बनेगा। तो बड़ी ये मेहनत कश जीत थी और एक पूरी पूर्व नियोजित एक योजना के हिसाब से जैसे खेले हैं उसमें कामयाब हुए हैं। ये एक बड़ी चीज है। और अगर पुरुष टीम की बात की जाए, कल शाम दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में क्रिकेट मैदान में जो खेला गया, भारत ने बांग्लादेश को 86 रन से बनाया। टारगेट ही 221 था, तो बांग्लादेश तो बिल्कुल ढेर ही हो गया, 9 विकेट पर 135। लेकिन मुझे लगता है उनके कप्तान ने टॉस जीतकर पिच को सही ढंग से पढ़ा नहीं और जो भारत से पहले बल्लेबाजी करवाई, पहला तो उनका वो फैसला गलत हो गया वहां पर। लेकिन शुरुआत में जैसे 25 रन पर हमारे 2 ओपनर आउट हो गए थे तो उनको लगा था कि शायद सफलता हासिल करेंगे। लेकिन जो नीतीश रेड्डी ने, जो कि दूसरा ही अपना मैच खेल रहे थे और ओरिजिनली इस टीम में सिलेक्ट नहीं थे, शिवम दुबे के इंजर्ड होने पे उनको टीम में शामिल किया गया। उन्होंने जिस तरीके से इस मौके को भुनाया है, पहले मैच में 16 रन बनाए थे, आज कल उन्होंने 74 रन बनाए 34 गेंदों पे, जो चौके छक्के लगाए, 7 छक्के, गजब की उन्होंने बल्लेबाजी, फिर अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी से विकेट भी चटकाए। जी, चलते चलते एक और खबर अपने श्रोताओं को दे दें। पाकिस्तान के मुल्तान में पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच जो मैच चल रहा है, इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच गया। पाकिस्तान अब भी 115 रन पीछे है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 152 रन बनाए थे। और सबसे बड़ी बात राकेश इसमें यह है कि यहाँ 15,000 से ज्यादा रन बन चुके हैं। रन बहुत बन गए मुल्तान में, वैसे भी रन बहुत बनते हैं यहाँ के पिचों पे। वीरेंद्र सहवाग ने मुल्तान के सुल्तान थे ही वो। अब समय नहीं है इस खबर को आगे बढ़ाए। तमाम खेल खबरों पर आपसे चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों हम कल फिर मिलेंगे। फिलहाल नमस्कार।